स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हमने आपको पूरे दिसंबर के महीने में पढ़ाया हुआ है। तो लगभग 80 प्रश्नों का ये पूरा जो है ये प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि जो भी समय 1 घंटे लगेंगे, आप कंटिन्यू शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो जिन्होंने अब तक दिसंबर में कोई क्लासेस बहुत अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ी हैं, उन सब के रिवीजन हो जाएंगे, वो सब दोहरा सकेंगे इसे आसानी से। साथ ही जिन्होंने पढ़ा है उनका बहुत अच्छा तैयार भी हो जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक मैराथन क्लासेस की तरह होने जा रही है। पहला प्रश्न है, दिनकर एक सहज पुरुष। हमने जब जीवनी विधा के बारे में पढ़ाया था तब इस प्रश्न को उसमें पढ़ाया हुआ कि दिनकर एक सहज पुरुष नामक रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन थे शिवसागर मिश्र, शोभाकांत, विष्णुचंद्र शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शिवसागर मिश्र। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र जी की रचना है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात, यह जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे, जिसका प्रकाशन सन 1981 ईस्वी में हुआ, और यह आत्मीय शैली में लिखी गई जीवनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है, समय साम्यवादी नामक कृति में किस साहित्यकार का जीवन समाहित है। समय साम्यवादी, इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। समय साम्यवादी नामक कृति में राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन समाहित है। इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ, और इस पुस्तक यानी इस जीवनी पुस्तक के लेखक थे विष्णुचंद्र शर्मा। तो विष्णुचंद्र शर्मा जी ने राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन पर समय साम्यवादी नाम से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अंग्रेजी। कलम का मजदूर मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। हिंदी में इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। मदन गोपाल इसके लेखक हैं। तो प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है ये कलम का मजदूर। उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा, बाद में इसे स्वयं ही रूपांतरित किया हिंदी में। इस तरह के सभी प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप ध्यान रखिए इसे, रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य में प्रेमचंद की जो जीवनियाँ हैं उनका सही क्रम प्रकाशन वर्ष के आधार पर दिया गया है, इन्हें याद कर लें। प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी ने 1944 ईस्वी में लिखा है। कलम का सिपाही अमृत राय ने उनके बेटे हैं 1962 ईस्वी में, और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने 1964 ईस्वी में। इन तीनों जीवनियों को ध्यान में रखिएगा, प्रेमचंद से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीवनियाँ हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। इन्हें रिवाइज कर लें, जिन्होंने अब तक नहीं देखा, जो नए हैं वो ध्यान से इसे दोहरा लें। जिन्होंने जीना जाना 1971 में ये जीवनी प्रकाशित हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी इसके लेखक हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि इस पुस्तक में माथुर जी ने 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया है। तो जिन्होंने जीना जाना ये 1971 में जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक बार आयोवा किस विधा की रचना है। हमने इसे पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी हैं वो इसका उत्तर जानते होंगे। ये किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। एक बार आयोवा यात्रा वृत्तांत की विधा की रचना है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई थी कि यह कवि मंगलेश डबराल की यात्रा वृत्तांत की रचना है। 1991 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय राइटिंग प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय जाने का उन्हें अवसर मिला, और उसी यात्रा को केंद्र में रख के उन्होंने एक बार आयोवा नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यातना शिविर यात्रावृत्त के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है हिमांशु जोशी। यातना शिविर नाम से यात्रावृत्त लिखने वाले हिमांशु जोशी हैं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात भी आप ध्यान रखेंगे तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा कि अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल की कथा है इसमें।
जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों को बंदी बनाकर रखा जाता था और उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी। तो यातना शिविर अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल की कथा है, हिमांशु जोशी ने लिखी हुई है। आगे देखते हैं सृजन के सेतु। सृजन के सेतु नामक संस्मरण रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। सृजन के सेतु नामक संस्मरण विधा, इसकी विधा भी ध्यान रखा करिए आप साथ साथ में कि विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और प्रभाकर जी ने इसमें नई पुरानी पीढ़ी की कुल 15 लेखकों को याद किया है। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है कि सृजन के सेतु में विष्णु प्रभाकर जी ने कुल कितने साहित्यकारों या लेखकों पर लेख लिखे हैं? तो कुल 15 रचनाकारों पर उन्होंने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीवनी के खंडों के नाम दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत रखे गए हैं? ऑप्शन शिखर से सागर तक, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा को तीन खंडों में विभाजित करके विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। और इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी में है आवारा मसीहा का। हमने आवारा मसीहा पे एक पूरी स्पेशल क्लास बनाई हुई है जिसमें हमने पूरे तथ्य वहाँ पर दिए हैं कि भूमिका में उन्होंने क्या लिखा है प्रभाकर जी ने, कि कितने वर्ष लगे उन्हें आवारा मसीहा लिखने में, और अगर 14 वर्ष लगे तो वो कब से कब तक वो टाइम पीरियड रहा है, वो सारी बातें उन्होंने भूमिका में बताई हैं। और हमने अपने उस क्लास में विष्णु प्रभाकर जी पे जो बनाया आवारा मसीहा पे, उसमें स्पेशली इस चीज़ को बताया हुआ है। तो आप वहाँ पर जा कर के भी उसे देख सकते हैं। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक नामक जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? ये जीवनी विधा की रचना है, किसके जीवन पर आधारित है? अज्ञे जी के। इसे ध्यान रखेंगे और इसका मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी में राम कमल राय जी ने लिखी है। ठीक, तो राम कमल राय जी ने अज्ञे के जीवन को केंद्र में रख के शिखर से सागर तक जीवनी लिखी हुई है। तो ऐसे पॉइंट्स ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको किसी भी तरीके से इन प्रश्नों के ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, तो इसे अलर्ट होके खूब ध्यान से इसे देखें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। ये पूरे 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, एक मैराथन क्लास है जिसमें आप पूरे दिसंबर के सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे दिसंबर में क्लासेस अटेंड नहीं की है वो यहाँ पे उसे दोहरा सकते हैं। कलम का सिपाही नामक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1954, 1962, 1968, 1975। तो इसका सही उत्तर है 1962। कलम का सिपाही अमृत राय 1962। अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में 1944 में शिवरानी देवी जी ने लिखा, आप सभी जानते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ाया भी। इस जीवनी में कुल कितने उपशीर्षक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 88। 88 उपसर्ग हैं पूरे इस प्रेमचंद घर में जो पुस्तक है ये शिवरानी देवी जी का। ये रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में इसका उल्लेख आया है कि 88 उपशीर्षकों से उन्होंने लिखा हुआ है इस पुस्तक को। अग्निसेतु, अग्निसेतु जीवनी किस साहित्यकार पर लिखी गई है? अग्निसेतु जीवनी विधा की रचना है, किस साहित्यकार पर लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम ने अग्निसेतु नामक उनके जीवन को केंद्र में रख के अग्निसेतु नामक जीवनी लिखी है विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। ध्यान रखेंगे 1976 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद विश्वकोश नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन गोपाल राय, कमल किशोर गोयनका, मदन गोपाल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका जी का बहुत बड़ा काम है प्रेमचंद जी के साहित्य पर। प्रेमचंद विश्वकोश नाम से उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, इसे ध्यान रखेंगे 1981 में ये प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है नील यक्षिणी, नील यक्षिणी नामक आत्मकथा किसने लिखी है? ऑप्शन देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी।
नीलयक्षिणी नामक आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी जी ने लिखी है। 2 भागों में है ये आत्मकथा। चांद सूरज के वीरन 1952 में, नीलयक्षिणी 1985 में। तो देवेंद्र सत्यार्थी जी के आत्मकथा के दोनों हिस्सों के नाम आपको ध्यान रखना है और प्रकाशन वर्ष में जितना अंतराल है वो भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है अपनी कहानी। अपनी कहानी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन राधिका प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी की ये आत्मकथा है अपनी कहानी। 1972 रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में है। सरस्वती पांडे वाली बुक में आप देखेंगे 1970 मिलेगा। तो एवरेज आप इसे यही ध्यान रखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा जी का है 1970 से 72 के बीच में। कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह अधूरा है। बच्चन सिंह और आगे लिखते हैं कि ठीक ठिकाने की आत्मकथाएं राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद, राहुल संकृत्यायन और हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा आप। उत्तर योगी नामक जीवनी किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर आधारित है? उत्तर योगी और जीवनी विधा किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर आधारित है? इसका सही उत्तर श्री अरविंद। अब श्री अरविंद जी के जीवन पर आधारित है ये उत्तर योगी और लिखा किसने है? शिव प्रसाद सिंह जी ने 1972 ईस्वी में लिखा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। हमने इसे पढ़ाया हुआ है, हम यहाँ केवल रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपने 1 महीने के भीतर पढ़ के जिन चीज़ों को छोड़ दिया है आप उसे आसानी से रिवाइज कर लें एक जगह। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये पंक्ति किसके जीवन का सत्य प्रकट करती है? ऑप्शन निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो इसका सही उत्तर है निराला। यह माना गया है कि राम की शक्ति पूजा में निराला के जीवन के संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है। तो जब राम परेशान होते हैं, जो कमल अंतिम कमल चोरी हो जाता है, जो वो शक्ति को देवी शक्ति को चढ़ाने वाले होते हैं, उस वक्त वो कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, वो राम के मुख से कहलवाया है निराला जी ने और निराला जी के जीवन का संघर्ष एक तरह से माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये पंक्ति धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे निराला जी की रचनाओं के बारे में कि सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 में हुआ। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है ये। इसके रचनाकार निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला जी के बारे में और जानिए कि अनामिका 1928 में इनका प्रथम काव्य संग्रह है और प्रथम कविता इनकी जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? कुट्टी चातन ये उपनाम था किसका और कैसे निबंध? व्यक्तिपरक निबंध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अज्ञेय। अज्ञेय जी ने व्यक्तिपरक निबंध जो लिखे वो कुट्टी चातन नाम से। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे हम अज्ञेय जी के बारे में और महत्वपूर्ण कुछ बातें जानते हैं। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। इनका प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933। इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न के बहाने कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। जब आप एक रचनाकार की बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए और सारी बातें तैयार करते हैं, तो इस तरह से आपकी तैयारी पुख्ता हो जाती है। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की। अज्ञेय जी के निबंध संग्रहों की बात करें तो त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, धार और किनारे, युग संधियों पर, ये महत्वपूर्ण इनके निबंध संग्रह हैं। तो इन्हें भी नाम ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में किस साहित्यकार ने, किस इतिहासकार ने विभाजित किया है?
ऑप्शन मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसे 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। उनका यह ग्रंथ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसी में 7 प्रकरणों में उन्होंने विभक्त किया हुआ अपनी पुस्तक को। इसी में और देख सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स, एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न तैयार करने की श्रृंखला की। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, इनके इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को संधिकाल कहा गया है, ध्यान रखिएगा। एकांकी विधा का प्रवर्तक माना जाता है राम कुमार वर्मा को, और इनकी प्रसिद्ध एकांकी भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात। ये इनके एकांकी संग्रह हैं। अब एकांकी विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए हमने इसे भी आपको बताना उचित समझा, इसे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास, हमारे वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं, आप ध्यान से देखते हैं, लगातार आप बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि आगे हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए काम करते रहें, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाते रहें। जब तक परीक्षाएं हो रही हैं तब तक हम आपके लिए यहाँ अपडेट बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात। संशय की एक रात के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है नरेश मेहता। इसमें राम को सामान्य मनुष्य की भांति दुखी और विचलित दिखाकर उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। नरेश मेहता जी की अन्य रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। इसे ध्यान रखिएगा, नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं। कभी कभी परीक्षाओं में दे देता है, इसके साथ एक अन्य नाम दे देगा और ये पूछ सकता है कि कौन सी नरेश मेहता की रचना नहीं है। तब ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभी न होगा मेरा अंत। अगला प्रश्न है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। कविता में कवि किसे पुकारे जाने की बात करता है? ऑप्शन नायक को, देवता को, क्रांतिकारी को, बादल को। तो इसका सही उत्तर है बादल को। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि ये काव्य पंक्ति है किसकी? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बादल राग कविता से। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, ये भी बादल राग कविता से है निराला जी की। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में आप सभी ने पढ़ा होगा इसे, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बादल राग कविता लगी हुई है। अगला प्रश्न है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अभी आपने बादल राग कविता के बारे में देखा, अब एक और बादल पर कविता आ गई है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। यह कविता किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है बादल को घिरते देखा है। कविता का शीर्षक ही है बादल को घिरते देखा है, और यह नागार्जुन जी की कविता है, बादल को घिरते देखा है। और बादल को घिरते देखा है, ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, युगधारा काव्य संग्रह में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में प्रिंट फॉर्म में मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्रिंट फॉर्म में इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपना पूरा पता देके। लगभग 5 से 6 दिन में आपको ये नोट्स मिल जाता है। जिन लोगों ने परचेज़ किया है वो सभी जानते होंगे, और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आगे देखते हैं, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद कविता किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई है, नागार्जुन जी की कविता संग्रह, और उसी में अकाल और उसके बाद कविता है। अगला प्रश्न है, मंत्र कविता के रचनाकार कौन है? मंत्र कहानी आप जानते हैं प्रेमचंद जी का, और मंत्र कविता नागार्जुन जी की है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तिरछी गिरी
तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब वह समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर लिया है। जब तिरछी रश्मियाँ किरणें गिरती हैं जहाँ पर ब्रह्म राक्षस रहता है, तो उसके परमाणुओं को देख के उसे लगता है कि सूर्य मुझे नमस्ते करने के लिए झुका है। तो आप सभी जानते हैं ये प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस की, ये मुक्तिबोध जी की है। ध्यान रखिए इसे, ये कविता की पंक्ति। चूँकि काव्य पंक्तियों में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं ऑप्शंस को, इसलिए पंक्तियों वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप दोहराया करें। आगे देखते हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज मोह स्मृति के पार। यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो सही उत्तर है दिनकर जी की। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। इसे फेंक दो अगर ये जो है तलवार की तरह मनुष्य के जीवन में काम आती है। तो ये दिनकर जी लिखते हैं और ये दिनकर की कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह की पंक्तियाँ हैं। कुरुक्षेत्र रचना की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल आधार क्या है? वैष्णवों का प्रपत्तिवाद, सूफी दर्शन, तंत्र विद्या, बौद्धों की वज्रयान शाखा। तो इसका सही उत्तर है बौद्धों की वज्रयान शाखा। ये गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल आधार है। इसके बारे में और बातें देखते हैं कि महासुखवाद की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा बौद्धों की वज्रयान शाखा में पाई जाती थी और वज्रयान शाखा के योगी ही सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अवधूत मत के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे क्योंकि हमने इसे पढ़ाया हुआ है और कई बार हमने रिवीजन क्लासेस में इसको बताया है कि अवधूत मत के प्रवर्तक कौन है। चारों ऑप्शन देखें और इसके बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण बात बताई थी कि सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी इसे कहा जाता है। बच्चन सिंह लिखते हैं। तो इस अवधूत मत के प्रवर्तक कौन है ये कमेंट करके आप बताएंगे, ताकि हम देख सकें कि अब तक किन लोगों ने पढ़ा और उनके रिवीजन मजबूती से हो सके हैं। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, यह पंक्ति किस मध्यकालीन कवि की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार स्वयंभू का पौमचर्यु अधूरा ग्रंथ है, उसे किसने पूरा किया? ऑप्शन जल्हड़, पुष्यदंत, त्रिभुवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है त्रिभुवन। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि स्वयंभू का ये पौमचर्यु अधूरा ग्रंथ है और इसे उनके पुत्र त्रिभुवन जी ने पूरा किया है। ध्यान रखें और ये उनका स्टेटमेंट बच्चन सिंह का देखें कि स्वयंभू द्वारा पौमचर्यु पूरा नहीं हुआ। जिस प्रकार चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया, चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो पौमचर्यु अधूरा था और इसे पूरा किया स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने, इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक किस धर्म में दीक्षित थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैन धर्म में। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखिए कि इस रचना के लेखक मेरुतुंग प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इसीलिए कहा जाता है जैन आचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि इन्हीं की रचना है और 1304 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। ध्यान रखिएगा, प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक, इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। यह एक विरह काव्य है, ध्यान रखेंगे। और एक विरहिणी नायिका एक पथिक को अपना दूत बनाकर अपना निवेदन अपने प्रिय के पास पहुंचाने की कामना रखती है। संदेश रासक इसी पर आधारित एक लोक कथा है, एक तरह से माने अब्दुल रहमान जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है, इसकी भाषा क्या है? ऑप्शन में है प्राकृत, मागधी, अवहट्ट और पैशाची। तो इसका सही उत्तर है अवहट्ट। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। अवहट्ट परिनिष्ठित अपभ्रंश के आगे की विकसित भाषा है, यानी अपभ्रंश जब परिनिष्ठित हो गई तब जो है अवहट्ट भाषा वहाँ से निकलती है। बच्चन सिंह जी ने लिखा,
कि कीर्तिलता में राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्धों आदि का वर्णन एक बंधी हुई परिपाटी पर किया गया है। हर राजा प्रताप में विक्रमादित्य को पछाड़ देता है, दान में बलि को और कर्ण को पीछे छोड़ देता है, भोग में इंद्र बहुत पीछे रह जाते हैं। इस तरह के वर्णन जो एक परिपाटी में चले आ रहे थे, कीर्तिलता में भी वही दिखाई पड़ता है। विद्यापति जी ने इसे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चन सिंह। विद्यापति को अपरूप का कवि भी कहा जाता है, अपूर्व रूप जिसे कहा जाता है उसे ही अपरूप कहा जाता है। लोरिक चंदा की कथा की जो ये कहानी है वो किस रचना में पाई जाती है? लोरिक चंदा, तो इसका सही उत्तर है चंदायन। लोरिक चंदा की कथा चंदायन में पाई जाती है, यह लोक गाथा है। लोरिक एक लोक गाथात्मक पुरुष है जो मिथकी पात्र बन गया है। मिर्जापुर, बलिया, भोजपुर, भागलपुर आदि पूर्वांचल क्षेत्रों में ये लोरिक चंदा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंपू काव्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राउरवेल। राउरवेल जो है वो चंपू काव्य का उदाहरण है। राउरवेल का अर्थ क्या है उसे भी ध्यान रखें, राजविलास। इसकी भाषा अपभ्रंश है पर इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है, बच्चन सिंह लिखते हैं। तो ये बातें भी इन रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे आसानी से आपको याद रहेंगे। प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित रचना है? ऑप्शन, अलंकार शास्त्र से, छंद शास्त्र से, रस सिद्धांत से, भाषा शास्त्र से। इसका सही उत्तर है छंद शास्त्र से। हिंदी के आरंभिक रूप और छंद को समझने का ये प्रामाणिक ग्रंथ है, बच्चन सिंह लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है हमें। ऑप्शन, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय सही है। हंसो हंसो जल्दी हंसो इन्हीं की रचना है, हमें सुमेलित नहीं है को तलाशना है। संशय की एक रात भी नरेश मेहता की है, सही है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का है। प्रमथ्य गाथा धर्मवीर भारती का है, आप जानते हैं। अरण्या जो है वो नरेश मेहता की है, अज्ञेय की रचना नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है? तो हमने बताया था आपको, ये अशोक वाजपेयी जी का काव्य संग्रह है, एक पतंग अनंत में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका। आलोचना पत्रिका वर्तमान में कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली से, ठीक। और इसके संपादक जो वर्तमान में है आशुतोष कुमार जी हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। ये बात किसने लिखी है विद्यापति के बारे में? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में लिखा है कि विद्यापति ने 2 तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 जो सामान्य परिचय जहाँ पे दिया है आदिकाल का, उसके अंतर्गत इस बात को लिखा हुआ है विद्यापति से संबंधित, ठीक। आगे देखते हैं, स्मृति लेखा संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति लेखा ये संस्मरणात्मक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अज्ञेय। अनामिका की रचना नहीं है। ऑप्शन है, कविता में औरत, ये अनामिका की रचना है। खुरदुरी हथेलियाँ अनामिका जी की रचना है। गलत पते की चिट्ठियाँ, ये जो है अनामिका जी की रचना है। सांकलों में कैद क्षितिज, ये प्रभा खेतान की रचना है, अनामिका की रचना नहीं है। अब अनामिका जी को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, कृति और कृतिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत को तलाशना है। तो आप सभी जानते हैं सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये सही है। रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र जी का है, ये भी सही है। सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय जी का है, ये एकदम सही है। कछुआ धर्म रामविलास शर्मा जी का नहीं है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, इसे ध्यान रखिए, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं, यह किसका कथन है?
बिहारी जी के बारे में? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब बिहारी के बारे में लिखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर उनके सारे पद बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा असंगत है? यहाँ भी आपको असंगत ही चुनना है। ऑप्शन राजश्री जयशंकर प्रसाद का है, ये सही है, संगत है। सेनापति उदल, ये भी संगत है, ध्यान रखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा जी का है सेनापति उदल। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ का, ये सभी आप जानते हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर जी का है, राम कुमार वर्मा का नहीं। ये जो है असंगत है, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुर बकरीहा। बिल्लेसुर बकरीहा नामक रेखा चित्र के रचयिता कौन है? हमने आपको अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, ये हाल फिलहाल में लगभग 4 से 5 दिन पहले या सप्ताह भर के अंदर ये रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर था निराला। बिल्लेसुर बकरीहा नामक रेखा चित्र के रचयिता जो है वो निराला थे। अब इसके बारे में ध्यान रखें, बिल्लेसुर बकरीहा 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये कथात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में आता है, ध्यान रखें। और कुल्ली भाट भी निराला जी की ही रेखा चित्र की रचना है 1939 में। तो ध्यान रखेंगे, बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भाट निराला जी का है, दोनों कथात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ऑप्शन प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय। तो सही उत्तर है चित्राधार। चित्राधार में उनकी ब्रजभाषा में लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। चित्राधार का प्रकाशन 1918 है, ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कानून कुसुम है 1913 में। दोस्तों, लंबी क्लासेस में ऊब जरूर होती है, लेकिन हमने यहाँ पे टू द पॉइंट प्रश्नों के आधार पे उत्तर बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका समय भी नष्ट न हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन आप कर सकें। नए वर्ष में समृद्ध होकर के इस क्लास को आप पढ़ें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपका समय नाजायज़ न जाए कि 2 घंटे की क्लास में 50 प्रश्न हो। हमने आपको आधे घंटे में ही लगभग 50 प्रश्नों को हल करवाया है और आने वाले 2-4 मिनट में आप और बेहतर प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? 343। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? बहुत सामान्य प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, और इसे आपको ध्यान रखना है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को। हिंदी काव्यधारा नाम से सिद्धों की चर्यापदों और दोहों का संपादन भी किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो कभी भी प्रश्न पूछे कि हिंदी काव्यधारा में किस तरह की रचनाओं का संपादन है, तो सिद्धों की चर्यापदों और दोहों का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता था? ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर है कलकत्ता से। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात देखिए उदंत मार्तंड के बारे में, कि इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को शुरू हुआ और इसी 30 मई के आधार पर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? जुगल किशोर। जिन लोगों ने हमारी क्लासेस अब तक नहीं देखी है उनके लिए हमने विशेष रूप से ऐसा तैयार किया कि जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड की है, उनका रिवीजन हो जाए, नए लोग नए प्रश्नों से परिचित हो जाए, और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जुड़े रहें और आगे भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों से आप परिचित होते रहेंगे। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? इसका जो सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानते हैं। वास्तविक परंपरा जो है चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और रीतिकाल की समय सीमा क्या है? सन 1643 से 1843 तक, ध्यान रखेंगे 200 वर्षों की समयावधि है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 15। कामायनी में 15 सर्ग हैं कुल,
और इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर हमने आपको बताया था। सही उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि ये भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है। इसके पहले विद्या सुंदर जो अनुदित है उन्होंने पहले उसको लिखा, लेकिन मौलिक रूप से वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इसके अलावा जो ऑप्शन में नाम दिए हैं और ये किसके लेख हैं आपको बता देते हैं। शुक्ल जी की पुस्तक में है कलिराज की सभा। कलिराज की सभा नामक लेख मुंशी ज्वाला प्रसाद का है। रेल टिकट का विकट खेल ये बाबू कार्तिक प्रसाद का है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अद्भुत अपूर्व स्वप्न बाबू तोताराम का है। ठीक, आगे देखते हैं चर्यापद की रचना किसने की। तो चर्यापद की रचना के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है शबरपा का नाम। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? ये सारे प्रश्न ध्यान रखेंगे, टीजीटी पीजीटी में तो बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? कौरवी नाम दिया है। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? पंचवटी प्रसंग ऑप्शन रामकुमार वर्मा, निराला, मैथिली शरणगुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन। तो पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है, इसे ध्यान रखेंगे। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी उपन्यास किसका है? गोपाल राम गहमरी जी का। पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, कौन कौन सी नहीं है पूर्वी हिंदी बोली? बुंदेली। बुंदेली पूर्वी नहीं है, जबकि पूर्वी में कौन आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बारे में ध्यान रखें। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी या जिसे बांगुरू भी कहा जाता है, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक। आगे देखते हैं, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर का जो रहस्यवाद है जो उनमें पाया जाता है वो सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार इसे बताया हुआ है आपको। किस सप्तक में एक भी कवयित्री नहीं है? इसका सही उत्तर है तार सप्तक। जो पहला वाला सप्तक था 1943 वाला, उसमें एक भी कवयित्री नहीं है। बाकी में कौन कौन है? दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर का नाम आप जानते हैं, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी का नाम जानते हैं, चौथे सप्तक में सुमन राजे। तो इन दूसरे से लेकर चौथे तक में तो जो कवित्रियाँ हैं, लेकिन पहला जो सप्तक तार सप्तक नाम से था 1943 का, उसमें कोई भी स्त्री लेखिका नहीं है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अब देखिए, आपको सुमेलित तलाशना है कि कौन सा सुमेलित है। अब देखिए, अनामदास का पोथा भगवती चरण वर्मा, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये तो गलत है। धूत रसिकलाल, ये लज्जाराम मेहता जी का है, राधा कृष्णदास दिया है, ये भी गलत है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है, जनेन्द्र दिया, ये भी गलत है। केवल नीला चांद जो है शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है, ये इसमें सुमेलित है। बाकी को भी ध्यान रखिएगा आप किसका है। इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आप सभी इंक्वायरी करते हैं तो इनकी सिलेबस पे है कि नहीं, सिलेबस पे है कि नहीं, तो आपको क्लियर हमने कई बार बताया भी है कि हूबहू जो सिलेबस बने हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं के, उन पे न हो कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा शुक्ल जी, बच्चन जी और नगेंद्र के आधार पे, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, पूरे लगभग 35 जो रचनाकार, विशेष रचनाकार हैं उन पे वन लाइनर और एक हिस्सा पूरा प्रैक्टिस सेट है इसमें। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके 170 पेज का पूरा नोट्स है, ऑर्डर कर सकते हैं। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। ऑप्शन
अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान, सही बात है ये, अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की आत्मकथा है। समय है सहचर, रामदास मिश्र जी की आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। अनल पाखी ये जो है ये अंकित नरलवाल जी ने लिखी है। ये जो है आत्मकथा विधा की रचना नहीं है, ये जीवनी है नामवर सिंह जी के जीवन पर आधारित। तो ये आत्मकथा विधा की रचना नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनमथ नाथ गुप्त। बाकी जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी हैं। अगला प्रश्न है, कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत विकल्प। असंगत विकल्प कौन सा है? देखिए, अज्ञेय का सागर मुद्रा आंगन के पारद्वार सही है। गिरिजा कुमार माथुर का मंजीर शिला पंख चमकीले ये भी सही है। केदारनाथ अग्रवाल का युग की गंगा पूर्वा ये भी सही है। नागार्जुन का ये जो बताया है, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, ये त्रिलोचन की है, नागार्जुन की नहीं है। तो ये जो है असंगत विकल्प है। अगला प्रश्न है, रससूत्र की आचार्य शंकुक द्वारा की गई व्याख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको बताया था कि आचार्य शंकुक जो शंका की दृष्टि से देखेगा वो अनुमान करेगा, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद। तो रससूत्र की जो आचार्य शंकुक व्याख्या करते हैं उसका नाम है अनुमितिवाद। तो दोस्तों, इतने लगभग 70 प्रश्नों का ये पूरा का पूरा संग्रह था इस मैराथन क्लास में। आपने देखा ये सारे प्रश्न हमने पूरे दिसंबर के दौरान प्रतिदिन हमने आपको पढ़ाए थे, और महीने के अंत में हम प्रयास करते हैं कि जब जो हमने पढ़ाया हुआ है वो सब एक जगह कलेक्ट करके सारी क्लासेस एक साथ आपको हम पढ़ाएं, ताकि एक मैराथन क्लास भी हो जाए, रिवीजन क्लास भी हो जाए। और ये फास्ट रिवीजन क्लास एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि लगभग 40-45 मिनट में आपने 70-80 प्रश्नों को हल किया। और केवल प्रश्नों को नहीं हल किया, उन प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न हमारे पढ़ाने की जो श्रृंखला है, आपने उसे भी देखा। तो उम्मीद है आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।